सलमान साहब, क्या वजह है पीटीआई क्यों ताकतवरों से ही बात करना चाहती है और इस स्ट्रेटजी के साथ कि उन पर तनकीद भी करे और उनसे बात भी करे? देखें, इसमें एक बात तो है असूली और एक है प्रैक्टिकल। असूली बात यह है कि जमहूरी मुल्कों और माशरों में जो भी सियासी इश्यूज होते हैं वो सियासी तर्ज अमल की बुनियाद पर बैठ कर मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लिए जाते हैं और वहाँ पर कभी ऐसा क्राइसिस पैदा नहीं हुआ। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, यहाँ का बावा आदमी निराला है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी हकीकत है। लेकिन प्रैक्टिकली जो देखने में आया है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान के अवाम पर एतमाद करने की बजाय अपनी सियासी ताकत और अवामी क़ुव्वत होने के बावजूद वो उनसे बात करती हैं और यही वजह है कि वो जब उनसे बात करने के नतीजे में आते हैं फिर वो उन्हीं के नतीजे में जाते हैं और फिर उन्हीं पर तनकीद करते नज़र आते हैं। देखिए, ये मैं इसे ना पॉलिटिकल अप्रोच समझता हूँ कि जी वो ताकतवर। अगर असल में बात है कि कुछ लोगों की सियासत का महवर थपकी और इशारों पर रहा है। उनकी सियासी तारीख ये है कि वो थपकी और इशारों पर सरगर्म रहे हैं और इसी की बुनियाद पर देखिए, एक वक्त में वो एक सीट की पार्टी थी, आखिर वो 100 सीटों तक पहुंची। जिस वजह से पहुंची वो पाकिस्तान के अवाम बेहतर जानते हैं, इसीलिए वो पॉलिटिकल फोर्सेस से या पॉलिटिकल लीडरशिप से बात नहीं करना चाहते। लेकिन अगर वो किन से बात करें? पॉलिटिकल फोर्सेस में क्या हुकूमत से बात करें? वो हुकूमत जो इन पे गद्दारी पे के मुकदमात बनाना चाहती है। नहीं, देखें, आपने कहा कि वो इन पे गद्दारी के मुकदमात, सेम गद्दारी के मुकदमात बना दिए गए थे। मैं आप ये तो चाहते हैं ना, मैं उस दौर 3.5 साल दौर में अपनी अपोजिशन पे बना, इसी लाहौर के थाना शदरा में 35 लोगों पे गद्दारी के मुकदमा बना। असल में तारीख से सबक कोई हासिल नहीं करता। बात यह कि ये क्राइसिस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में नहीं बैठते। और मुझे याद पड़ता है इसी तरह की कैफियत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में थी। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत होने के बाद एक पार्टी ने बैठ के फिर इस्टेब्लिशमेंट से मामलात कर लिए। देखिए, बात है कि आप बार बार वो जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते उसे ताकतवर आपने बनाया है। देखें, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ताकतवरों से बात करेंगे। ताकतवर इक़्तिदार आला पाकिस्तान के अवाम के पास है और जमहूरी मुल्कों में ताकत का महवर भी अवाम होते हैं। जब तक ये सियासतदान और ये पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी ताकत पाकिस्तान के अवाम से नहीं लेंगे और ताकतवरों से हासिल करेंगे, फिर उनकी ताकत बढ़ती जाएगी, ये कमज़ोर होते जाएंगे। अब आप देखें कि रोज़ दरवाज़ा खटकाते हैं और हमारे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने लाहौर में, मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब उन्होंने कहा कि हम बड़े मजबूर हैं, हम दरवाज़ा खटकाते जाएंगे जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इसका मतलब उनकी पॉलिसी वही है कि उन्हें यकीन है कि रास्ता वहीं से निकलेगा। तो फिर आप बैठे रहे इसी सहारे पे, आप अपनी सियासी ताकत जब तक लोगों को नहीं बनाएंगे आप दरबदर रहेंगे, आप हालात के रैबो करम पे रहेंगे। ठीक है सलमान साहब, एक तो CPAC की अहमियत और इसकी अपग्रेडेशन जिस पर इत्तफाक किया गया है, मुमकिन हो सकेगी? देखिए, आप CPAC की अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो CPAC को नुकसान पहुंचा है कि 2017 तक उसकी जो स्पिरिट थी उसके आगे बंद तो बांधा गया। उस 2018 में बरसे इक़्तिदार आने वाली हुकूमत ने यह तजवीज़ तो पेश की थी कि CPAC को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दें और उसके बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि CPAC में बदनवानियाँ हुई हैं, बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। इसका मतलब वो CPAC हज़म नहीं कर पा रहे थे और दरअसल ये वो नहीं थे। ये एक आलमी एजेंडे के तहत उन्हें ये पता था कि पाकिस्तान जो दफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंच चुका है, क्या अगर CPAC को भी उसकी स्पिरिट के मुताबिक चलने दिया गया तो ये तो माशी एतबार से भी खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंचेंगे, तो इंडिया यहाँ पर क्या बेचेगा? तो लिहाजा एक बाकायदा एक साजिश थी जिसके तहत CPAC का रास्ता रोका गया। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है ये हर हवाले से कामयाब विजिट है, इसलिए मैं इस साइड से नहीं बात कर रहा, मैं दूसरी साइड से बात कर रहा हूँ कि आखिर प्रेसिडेंट, चीन के सदर, चीन के वज़ीर आज़म, सारे उनकी भरपूर पजीराई की है। लेकिन हमारे लिए चैलेंज ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो वायदे करके आ रहे हैं, क्या हमारे यहाँ हमारे अदारों के अंदर इतनी स्पिरिट मौजूद है कि हम CPAC पर उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल पैरा हों? और वो जो 32 मुआहदे मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर हैं, हमारे अदारों के अंदर इतनी जान है हमारे लोगों में कि वो आगे की तरफ बढ़ सके? और अभी हम जो बैठ कर रोना रो रहे हैं
کہ ایک طرف معاشی حوالے سے ہم بڑے بڑے اقدامات کرتے نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بیرونی محاذ پر شہباز شریف صاحب نے کامیابیاں سمیٹی ہیں کہ سعودی عرب، ابوظہبی، قطر، کویت اور اب چین. لیکن بات ہے جب تک پاکستان کے اندر آپ صورتحال سازگار نہیں بنائیں گے، پاکستان کے اندر ایک سرمایہ کاری کا ماحول نہیں بنے گا، اس وقت تک یہ سارے اقدامات نتیجہ خیز نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کچھ دیر میں پاکستان پہنچنے والے ہیں. آئیں دیکھیں نا، بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے. جب وہ اتنا بڑا کام کرنے چلے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بڑا دل کریں اور اپوزیشن کے لیے کوئی بات چیت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کریں. دیکھیں سیاسی استحکام کے ساتھ ہی معاشی استحکام ممکن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ معیشت کے لیے بڑے کارنامے سر انجام دیتے نظر آئیں اور دوسری طرف پاکستان کے اندر تناؤ اور ٹکراؤ ہو. یہ ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن ہوگی. ٹھیک ہے سلمان صاحب، گندم خریداری بحران میں پہلے تو زخم دیے گئے انہی کسانوں کو، اب انہی کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ کتنی کارگر ہوگی؟ دیکھیں دنیا میں مختلف جگہوں پہ بڑے غذائی بحران آئے. پاکستان کے اندر اگر قید سالی اور فاقہ کشی کی کیفیت نہیں بنی تھی تو اس وجہ سے نہیں بنی تھی کہ پاکستان کی زرعی معیشت مضبوط تھی، کاشتکار پاکستان کے اندر سرگرم تھا. آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ گندم کا بحران اس کے اثرات کیا ہیں، وہ جو غریب کاشتکار نے بھگتا ہے، یہ آنے والے انتخابات میں ضرور پتہ چلے گا. اس لیے کہ وہ اس کا سب کچھ اس کی وہ فصل ہوتی ہے سالانہ. البتہ یہ جو 400 ارب کا منصوبہ ہے، میں سمجھتا ہوں 400 ارب میں سے اگر 200 ارب بھی صحیح معنوں میں لگ جائیں تو اس کے یقیناً ثمرات سامنے آئیں گے. اور یہ جو ٹریکٹر والی فیسلٹی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. 50% چھوٹے ٹریکٹر پہ اور 70% بڑے ٹریکٹر پہ. یہ اگر بڑے زمینداروں کی بجائے چھوٹے کاشتکاروں کو مل جائے. 70% ہے اور بڑے ٹریکٹر پر 50% ہے. نہیں اچھا، میرا خیال تھا 50% چھوٹے پہ اور 70% چھوٹے پہ 70%. چھوٹے پہ میں کہتا ہوں یہ اگر فیسلٹی بڑے زمینداروں کی بجائے چھوٹے کاشتکاروں کو دے دی جائے تو ان کی فصل بھی دگنی ہوگی، وہ اپنا ایک قومی کردار بھی اس حوالے سے ادا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو اور خاص طور پہ جو ہماری پارلیمنٹ کے اندر 70% زمیندار کلاس بیٹھی ہے، کاش وہ بھی کبھی کاشتکاروں کے حقوق کا، ان کے مسائل کا، ان کے مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے اس کا تحفظ کر